वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरा जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा, दोनों जानिब, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया। आज एक ऐसा दिन था जहां पर पाकिस्तान इंडिया दोनों ममालिक में होम सीरीज़ जारी थी और दोनों ने अपने पहले दिन ही टीम को जो है वो अपोजिट टीम को ऑल आउट किया। पाकिस्तान ने भी किया, इंडिया ने भी किया और स्पिनर्स का आज दिन था। स्पिनर्स को खासी आज सपोर्ट हासिल हुई है, तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, स्पिनर्स को रावलपिंडी में इतनी सपोर्ट मिलना, वो हीटर्स लगाकर, आगे पंखे लगाकर, पेडेस्टर्स लगाकर जो है वो पिच को अपनी मर्जी का डिज़ाइन करना, वहाँ से लेकर साजिद और नुमान के विकेट्स और फिर जाहिद की भी अल्लाह अल्लाह करके एक विकेट जो है वो फाइनली हासिल हो ही गई। 91 रन जो है वो ऊपर मतलब बन गए। लेकिन यह है कि स्पिनर्स का आज दिन था, किस तरह से देखते हैं स्पिनर्स की कारकर्दगी को? देखिए, तैयार किया गया था उसी एतबार से कि यहाँ पर चूँकि दोनों टीमों ने 3-3 स्पिनर्स खिलाए हैं और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और लेकिन रन्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हो गए। 267 एक ऐसे मौके पर कि जब आप 100 के इर्द गिर्द 6 विकेटें ले चुके हैं। हाँ। तो ये रन्स जाने नहीं चाहिए थे। 170, 70, 80, 200 से पहले इंग्लैंड को आउट होना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल भरपूर किस्म की दाद है जेमी स्मिथ के लिए और गस एटकिंसन के लिए, जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन की शराकतदारी कायम की। हाँ। उस मौका पर जबकि उनकी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बड़े शॉट्स भी खेले और एक ऐसी जगह से अपनी टीम को निकाल कर उस जगह पर लेकर आए हैं कि जहाँ पर उनके पास अब ये मौका मौजूद है कि वो पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं। 3 विकेटें पाकिस्तान की भी गिर चुकी हैं। तो ये जो एक पार्टनरशिप है, यही पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच में कामयाब नहीं होता तो उसकी बुनियाद इस एक पार्टनरशिप की वजह, ये पार्टनरशिप होगी जो कि आज जिमी स्मिथ ने और एटकिंसन ने रन्स किए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनकी तरफ से भी स्पिनर्स प्ले में हैं, जैक ली, शुएब एंड रेहान। देखते हैं कि कल पाकिस्तान पहला सेशन कैसा खेलता है। लेकिन आज की अगर खेल की बात की जाए तो इसमें कुछ शक नहीं है कि नुमान और साजिद, जो कि फिटनेस टेस्ट में उनको नाकाम किया गया, उन्होंने मुल्तान में भी कामयाबी हासिल की, यहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक विकेटें हासिल की हैं। तो उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया है, लंबी बॉलिंग की है और ज़्यादा ओवर्स बॉलिंग करके ये भी बताया कि वो कितने वक्त से उनके जो सारी की सारी जो बॉलिंग मसल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर फिटनेस किसी की भी, इसके अलावा अगर किसी जगह पर कुछ मसला है तो वो आप उसके ऊपर काम करके उसको बेहतर कर सकते हैं। सो क्रेडिट है नुमान एंड साजिद को। एक मतलब फिर उन्होंने विकेटें ली हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने पहले दिन आउट किया, 13 विकेट इस पहले दिन में गिरे हैं, 3 पाकिस्तान के आउट हो गए हैं। रन्स पाकिस्तान ने ज़्यादा करवाए हैं। पाकिस्तान कैसे आगे लेकर चलता है इसको, टेस्ट मैच को, शान और सऊद की पार्टनरशिप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। पहले सेशन में अगर विकेट नहीं देता पाकिस्तान तो थोड़ा सा मैच में पाकिस्तान वापस आएगा, लेकिन अगर विकेटें गिरती हैं पहले सेशन में तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 267 के ऊपर पाकिस्तान को कम से कम और कुछ नहीं तो 100 रन तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चौथी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेलनी और यहाँ पर पहले ही दिन में जब पिच में इतना गैर मुतवक्के तौर पर उसमें बाउंस है, बहुत ज़्यादा नीचे रह जाता है बॉल कहीं से, तो कहीं से ऊपर भी आ सकता है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे पिच मैच प्रोग्रेस करेगा, पिच थोड़ा और मुश्किल होगा तो बैटिंग ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। और पाकिस्तान ने 4th इनिंग्स में इस टेस्ट मैच में बैटिंग करनी है और चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान जाएगा तो बैटिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उस चौथी इनिंग्स को देखते हुए पाकिस्तान को मैक्सिमम रन्स पहली ही इनिंग्स में ऑन बोर्ड करना है। तो पाकिस्तान अगर कोई 150 रन की लगभग लीड नहीं लेता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी इस टेस्ट मैच में। और वो नतीजा जो कि हम ये पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो इससे ये नतीजा हासिल करेगा, वो मेरा ख्याल है मुश्किल हो सकता है। तो डिपेंड करता है इसका सारे का सारा डे 2 जब शुरू होगा तो पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इंग्लैंड तो ऑल आउट अटैक करेगा अपने फील्डर्स के साथ भी, अपने बॉलर्स के साथ भी। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, क्योंकि पहले ही दिन इन्होंने तमाम विकेट्स हासिल की और 10 के 10 यानी आउट किए और उसके बाद जो है वो ऊपर बैटिंग करने की भी भरपूर कोशिश की है, जहां पर 23 ओवर्स पाकिस्तान खेल चुका है, 70+ आई गेस रन्स हैं और 3 विकेट्स जो हैं वो भी गंवा चुके हैं अपनी, यानी कि साइम अयूब भी नहीं चल पाए, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चल पाए और कामरान गुलाम भी नहीं चल पाए हैं। एक ही सिर्फ इनिंग्स में उनकी सेंचुरी हुई, उसके बाद पहले भी चंद रन बनाकर आउट हो गए थे। आज मेरे ख्याल से हार्डली 3 रन उन्होंने बनाए और वो आउट हो गए हैं। ठीक है, लक भी ऑन साइड नहीं होती है, समटाइम्स आप खेल नहीं पाते हैं ठीक अंदाज में, लेकिन शुरू में ही 3 विकेट्स का चले जाना और उसके बाद अब जो आगे सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, ऐसे प्लेयर्स ही हमारे पास है जिनसे हमारी उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन जो 3 विकेट्स गई हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पिच मुश्किल है और अब्दुल्ला शफीक का रन्स न करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशान कुन है। साइम
देखिए प्लान करते हैं, अगर आपके पास काउंटर प्लान नहीं है मुखालिफ टीम का तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। बेन स्टोक्स हर वक्त आपके दिमाग के साथ खेलते हैं टेस्ट मैच में, और जब तक आप मेंटली इतने टफ़ नहीं होंगे या स्मार्ट नहीं होंगे तो आप उनकी हिकमत अमली के ऊपर उनको काबू करने के लिए मुखालिफ जो प्लान है उसके वो अगर वो नहीं लाएंगे, उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे, आप उनके शिकंजे में आ जाएंगे तो वो आपको आउट छोड़ेंगे तो नहीं, वो तो आउट करेंगे। हाँ। तो रन्स करना कंसिस्टेंसी के साथ ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा पिच जहाँ पर 10 विकेटें पहले दिन में स्पिनर्स आउट कर लें तो वहाँ पर फिर इसका मतलब है कि स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है। तो फिर आपने अपने शॉट्स को प्लान करना है कि कहाँ खेलना है, कहाँ से नहीं खेलना है, मतलब बॉडी पे कहाँ बॉल को आपने लेना है, आपकी हिकमत अमली बैटिंग करते हुए क्या होनी चाहिए। तो वो अगर नहीं होगी तो विकेटें तो उन्होंने भी लेनी है। 10 विकेट्स अगर उनके गिरे हैं तो उनको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बॉलिंग, अगर बॉल गिरता है तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होगी। तो पाकिस्तान के भी 3 विकेट गिरे हैं, उनके भी 100 पर 100 कुछ पर मेरा ख्याल 6 विकेट उनके भी गिर चुके थे। तो पाकिस्तान के भी तीन विकेट वहीं पर गिरे हैं जहाँ पर 10 विकेट उनके गिरे हैं। तो पाकिस्तान को अभी 7 विकेट बाकी हैं। पाकिस्तान को इन 7 विकेटों में रन्स ऑन बोर्ड करने हैं, और यही सबसे बड़ा अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि शान, सऊद, सलमान और रिजवान, आमिर जमाल भी बैटिंग कर लेते हैं, इवन नुमान और साजिद भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास टेल थोड़ी बेहतर है, लेकिन क्या अलाउ करती है उनको इंग्लिश टीम या नहीं करती है, ये कल इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन आज पिच चूँकि पाकिस्तान ने बनाया स्पिन बॉलिंग के लिए मददगार है, और उसमें पहले ही दिन इतना ज़्यादा नीचे भी रहना बॉल का, ये कुछ ज़्यादा इतना अच्छा मालूम होता नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि पाकिस्तान 44 माह तक अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है, उसको देखते हुए एक गैर मामूली अंदाज में पिच तैयार किया गया। लेकिन इस एक एक्सरसाइज से ये ज़रूर पता लगा कि आप अपने मुल्क में अगर पिचेस तैयार करना चाहें, मुख्तलिफ़ तरह से जो खेलती हैं, मुख्तलिफ बिहेव करती हैं, जो जिनका रवैया मुख्तलिफ होता है, तो आप कर सकते हैं। मतलब पिंडी में अगर पहले दिन आप स्पिनर्स की मदद से 12-13 विकेटें ले लें तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिवायत तो नहीं है, ट्रेडिशनली तो ये विकेट जो है वो पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको उस तरीके से तैयार किया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आप अगर आप पिचेस तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब आप देखें कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हमेशा से फास्ट बॉलर्स को अहमियत हासिल है, और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास कम से कम 2 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से साजिद और नुमान ने डोमिनेट किया है पिच को अंडरस्टैंड करते हुए, जिस भी तरह से उन्होंने सिचुएशन हासिल करते हुए उन्होंने 10 की 10 विकेट्स हासिल किए, और उसके बाद इंग्लैंड की जानिब से भी 3 विकेट्स जो पाकिस्तानी गई हैं, तो मैच यकीनन इंटरेस्टिंग रहा आज के दिन में। अब बात करते चले इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। तो हाफिज़ साहब, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अगर हम देखते हैं, इससे पहले इंडिया को शिकस्त हुई और इंडिया ने उस चीज़ को, बल्कि कप्तान ने खुद इस चीज़ को एड्रेस करते हुए एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है। उसके बाद आज के दिन में उनके अंदर एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी जो है वो नज़र आ रही थी, और एक एग्रेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी कि उन्होंने मैच अब विन करना है। तो कितने चांसेस हैं कि इंडिया खासी हद तक जो है वो डोमिनेट कर पाएगा न्यूजीलैंड को? देखिए पहला दिन है अभी, और पहला दिन है 260 के अंदर 250-60 के अंदर उन्होंने पहली इनिंग्स न्यूजीलैंड की हुई है। राचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डेविन कॉनवॉय बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सेंटनर की तरफ से रन आए हैं, ठीक है। और ये उनकी जो बैटिंग साइड है उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके ऊपर। वाशिंगटन सुंदर जो है 7 विकेट उन्होंने लिए हैं, 3 विकेटें रविचंद्रन अश्विन के पास गई हैं। तो वो ना सिर्फ होम टेस्ट अपनी सीरीज़ खेल रहे हैं, अपने जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको मौके मिल रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो उनके सीनियर्स हैं उनको भी सलाहियतों के भरपूर तरीके से इजहार के मौके मिल रहे हैं। सरफराज खान टीम का हिस्सा है, शुभमन वापस आ गए हैं, केएल राहुल ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। तो वाशिंगटन सुंदर के 7 विकेट्स हैं, तो उनके लिए मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी करियर बेस्ट जो विकेट्स हैं वो किए हैं। लेकिन इंडिया के लिए अगर जो हिकमत अमली की बात है, अब नज़र आएगी कि बॉलिंग के बाद जब वो बैटिंग में आए हैं तो वहाँ पर भी सूरत हाल वही है कि उनको भी इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग्स खेलनी है, और अगर वो भी 400 रन नहीं करते हैं, ऊपर 150 की लीड नहीं लेते हैं, लगभग 125-150 की रन्स की लीड न्यूजीलैंड पर नहीं लेते हैं, तो मुश्किलात उनके लिए भी होंगी। उनकी बैटिंग पाकिस्तान से निस्बतन अच्छी बेहतर है। सरफराज खान की मौजूदगी में, विराट कोहली की मौजूदगी में, जडेजा एंड अश्विन की मौजूदगी में उनकी बैटिंग बेहतर है पाकिस्तान से। तो देखना यह है कि शुभमन एंड जायसवाल जो है वो कल कितना खेलते हैं। अगर पहले सेशन पहला अच्छा खेल जाते हैं तो फिर उनका एतमाद बेहतर होगा, और ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर ये क्रीज ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो फिर ये अच्छे रन रेट के साथ भी जा सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि कितना अलाउ करती है न्यूजीलैंड टीम उनको, कितना ये दोनों बैटर्स जो हैं
ये क्रीज़ ऑक्यूपाई करते हैं और अपनी इनिंग्स को लंबा करते हैं। तो दोनों तरफ एक ही किस्म की सूरत हाल है। कल जब दूसरे दिन का अख्ताम होगा तो किसी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी होगी। अगर इंडिया कल सारा दिन बैटिंग कर जाता है तो फिर तो डेफिनेटली वो उस साइड पर होंगे कि वो बर्तरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान सारा दिन बैटिंग कर जाता है जो कि मुश्किल है, तो पाकिस्तान भी उस तरफ होगा कि पाकिस्तान भी बर्तरी की तरफ जा सकता है। सो कल अमूमी तौर पर तीसरे दिन में कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनती है, लेकिन इस पुणे में और रावलपिंडी में चूँकि पुणे से पिंडी और पुकार है स्पिनर्स की, हर जगह पर स्पिनर्स छाए हुए हैं। सो देखना ही है कि कल क्या ऑफ़र करता है पिच और किस तरीके से उसको मैनेज करती हैं बैटिंग साइड। दोनों टीमों ने चौथी इनिंग्स खेलनी है और उसको देखते हुए आपके पास अगर अच्छा लीड नहीं होगा तो मुश्किल होगा फिर, क्योंकि अगर 250-250 रन के ऊपर अगर आप 100-150 रन नहीं करेंगे 350-400 के करीब, तो 100, 125, 150 की जो बर्तरी है उसके अंदर आप मुखालिफ टीम को दबाव में रख सकते हैं। और अगर वो 250 रन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 100 रन की तरफ जाएंगे चेस करते हुए। और अगर आप वो नहीं करेंगे और आपको फोर्थ इनिंग्स में 250 रन करना पड़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। पिच ऐसी जहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत मदद मौजूद हो। बिल्कुल सही है। और आज की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सेम डे पाकिस्तान इंडिया दोनों में मैच जारी था और दोनों ही टीम्स में एक तरफ पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, दूसरी तरफ इंडिया ने पहले बॉलिंग की। दोनों ही टीम्स ने 10-10 विकेट्स हासिल की। दोनों ही टीम ने पहले ही दिन में दोबारा बैटिंग शुरू की और कल के दिन में अब दोनों टीम्स के ऊपर एक इम्तिहान है कि वो कितने रन जो हैं वो मतलब उसके ऊपर लीड लेते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डे कल का भी होने वाला है। हाफिज साहब, जिम्बाब्वे की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं, यानी कि 20 ओवर्स के मैच में उन्होंने 344 रन बनाए हैं। खासी मुश्किल उन्होंने खड़ी कर दी है, यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ना हर किसी के बस की शायद बात ना हो, मुश्किल सूरत हाल हो। जिम्बाब्वे ने भी किया, करने को तो कोई भी कर सकता है लेकिन कोई भी नहीं कर सकता, मुश्किल सूरत हाल है। तो आप सब कैसे देखते हैं जिम्बाब्वे की ये जो उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, जिस तरह से उन्होंने मैच खेला है? T20 क्रिकेट है, चलते रहते हैं। आपको निस्बतन अगर कमज़ोर आसान हरीफ मिलता है और आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। T20 क्रिकेट में रन्स बनते हैं। अभी पीछे इंडिया खेल रहा था अगेंस्ट बांग्लादेश, उन्होंने 297 रन स्कोर ऑन बोर्ड कर दिए थे। सो T20 क्रिकेट है, मारदाड़ होती रहती है। जब आप किसी का डे होता है तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं, रन ज़्यादा बन भी जाते हैं। तो इसमें कभी ठीक है, डे होता है ना, सिकंदर ज़्यादा अच्छा खेल गए, वो बहुत शानदार खेल गए। वो वैसे भी गुज़िश्ता चंद बरसों में ज़िम्बाब्वे के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे मौक़े आए हैं कि जब ज़िम्बाब्वे को उनकी ज़रूरत थी उनकी परफॉर्मेंसेस की, तो उन्होंने परफॉर्म किया और ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट को उन्होंने अपनी हैसियत में बेहतर जगह पर फिनिश करने के लिए किरदार अदा करते रहे हैं। T20 क्रिकेट अब मारदार होती रहती है, रन्स बनते रहते हैं। बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी हैं। हाफिज़ साहब, कितने चांसेस है? वैसे तो मुझे पता है आपका जवाब हनूस दिली दूरस्त होगा, लेकिन फिर भी अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ होंगी, उसमें वनडे मैचेस भी होंगे और कहीं ना कहीं आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है। ये वनडे मैचेस जो हैं ये खासी हमें एक समझ लें क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि आगे वनडे में हमारी कारकर्दगी किस तरह से हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया भी एक मुश्किल कंडीशन है, पर्थ में ड्रॉप इन पिचेस की तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं हाफिज़ साहब कि पाकिस्तान को कितनी पोटेंशियल के साथ ये वनडे मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान ने पहले तो अपने कप्तान का ऐलान करना है। कप्तान का ऐलान होगा, टीम का ऐलान होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहा। मुश्किल सूरत हाल होती है वहाँ पर। और इसका चैम्पियंस ट्रॉफी चूँकि पाकिस्तान में होनी है और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पाकिस्तान की कंडीशंस डिफरेंट है बहुत। तो पाकिस्तान ने तो बुनियादी तौर पर अपने उन खिलाड़ियों को जो उनको देख रहे हों कि शायद हम इनको भी निगाह में रखें कि अगर बवक्त ज़रूरत अगर पाकिस्तान को कोई अच्छा बहुत खेल जाता है 2-3 माह में तो वो टीम में आ सकता है। कुछ नए खिलाड़ियों का भी इम्कान है कि उनको मौका मिल सकता है। तो देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो किस हिकमत अमली के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का ऐलान करती है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे ज़रूर हैं जैसे जहादात ख़ान है, उनका भी नाम लिया जा रहा है। फिर ये सुफियान मुकीम का नाम ले रहे हैं, फिर ये अहमद दानियाल का भी नाम ले रहे हैं। और भी लोग हैं जिनको वो देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं उसके बाद उन्हें कहाँ कहाँ खिलाना है, क्योंकि अभी से वक्त तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के एतबार से तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसी में आपने शाहीन को भी वापस रखना है या नहीं रखना, नसीम को लेके आना है या नहीं लेके आना, बाबर को लेके आना है या नहीं लेके आना, शादाब को लेके आना है या नहीं लेके आना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी के उस टेबल पर मौजूद हैं जिनको उन्होंने मैच्योर करना है कि आगे कैसे बढ़ना है। और ये हो नहीं सकेगा, बड़ा मुश्किल होगा कि आप एक टूर पर किसी और को रखें, अगले टूर पर किसी और को रखें। अगर आप यहाँ पर किसी को शामिल करेंगे तो फिर आपको उसको मौके देना पड़ेंगे आगे भी, क्योंकि ये मुश्किल टूर है। यहाँ पर आप किसी भी नौजवान खिलाड़ी को अगर वो नाकाम होता है तो उसकी सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो नाकाम हो गया आप उसको
ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो देखना ये है कि किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। लेकिन इस चैम्पियंस कप में जो खिलाड़ी नज़र आए और उसके अलावा जो ए टीम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, उनको देखते हुए कुछ चेहरे तो हैं, उनको कैसे आजमाया जाता है, कैसे उनको देखा जाता है, ये बहरहाल जब टीम का ऐलान होगा तो उस वक्त सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे माइंड में आया कि जब अभी ये प्लेइंग 11 अनाउंस हुई तो हम उसमें उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं फ़ास्ट बॉलर शायद 2 होंगे, मोहम्मद अली हो सकते हैं उसके अंदर शामिल, लेकिन मोहम्मद अली को शामिल नहीं किया गया, जाहिद महमूद पर ही ट्रस्ट किया गया और जो प्लेइंग 11 पहले थी उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो शान मसूद ने जिस तरह से मौका दिया जाहिद महमूद को, यानी खासे रन उनको पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद शान ने नहीं दिया, सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है 11, इसलिए शान और कप्तान जो कोच हैं वो दोनों अब 11 का हिस्सा नहीं है। अब तक की तो इतलात यही है। अब नहीं, मतलब ये कि उस टाइम जो खेलने के दौरान जब ओवर्स उनको दिए जा रहे थे, यानी कि साजिद और नुमान ने पहले विकेट्स हासिल की, उसके बाद जाहिद को भेजा, मतलब ओवर्स तो दिए हैं, यानी रन्स उनको पड़े थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर खेल रहे थे। तो जाहिद को मौका देना अंटिल अनलेस उनकी एक विकेट उनको मिल गई है। कैसे देखते हैं इस स्टेप को हाफिज़ साहब? ये मेरा ख्याल तो इससे मुख्तलिफ, उनकी प्लेइंग 11 से ही मुख्तलिफ है और वो आज से नहीं है, वो काफ़ी वक्त से है। ठीक है, अब उन्होंने खिलाया हुआ है, उन्होंने साथ रखा हुआ है, सिलेक्शन कमेटी ने भी उनको मुंतखब किया, उनकी अपनी सोच है, उनके ख्याल में वो बेहतर है, हमारे ख्याल में वो बेहतर नहीं है। और रन्स हुए हैं, जैसा कि पहले जिक्र किया है कि जो ये जेमी स्मिथ की और एटकिंसन की पार्टनरशिप हुई है, ये पाकिस्तान को आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में 2-3 रोज़ में ये सबसे ज़्यादा यही तकलीफ़ पहुंचाएगी अगर पाकिस्तान बेहतर साइड पर नहीं होता इस टेस्ट मैच में। तो क्योंकि जब आप 100 पर 6 आउट कर लें तो फिर उसके बाद आप 250 रन करवा दें, तो जो एक आपकी 100 रन की पार्टनरशिप होगी उसमें कोई भी होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी कि क्या हम इस बॉलर को इस्तेमाल करते ना करते, क्या इसको करते या ना करते, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। बिल्कुल सही है। खैर, आई होप कि आज का जो मैच था वो भी इंटरेस्टिंग रहा होगा और कल के दिन में जो मैच होगा और इसके बाद कितने रोज़ मैच आगे जारी होता है ये भी इंटरेस्टिंग होगा। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डेफिनेटली वी विल मीट टुमारो। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैच की क्या सूरत हाल है, इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के अंदर मैच जारी है और मैच की सिचुएशन भी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।